गोल्ड सर्कल की अमीर बेटी की रईस माँ ने ऐलान कर दिया, जो भी उसकी ऑटिज्म से पीड़ित बेटी से बुलवा देगा उसे वह 10 लाख युआन देगी। मैंने तुरंत उस अमीर लड़की से कहा, बाई निंगबिंग, तुमने कल रात मुझे पापा कहा था। मैंने नहीं। बाई निंगबिंग तुरंत बोल पड़ी। राजकुमारी की माँ ने उसी समय मेरे खाते में 10 लाख ट्रांसफर कर दिए। मैं खुशी से पागल हो गया। हर दिन उसके पीछे घूमकर उसे छेड़ता और खूब पैसे कमाता। वह बोल नहीं सकती थी और हाथ भी नहीं उठा सकती थी, तो गुस्से में अपने होंठों से मेरे होंठ बंद कर देती। मैं एक रात में राजकुमारी के साथी से अपग्रेड होकर अमीर लड़की का इनसाइड बॉयफ्रेंड बन गया। हर बार जब मैं मजाक करता वह मुझे जरूर किस करती। अब तो मैं बोलने से भी डरने लगा। शादी से पहले बाई निंगबिंग का वह व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया, जिसे समाज ने बुरी तरह पीटा था। उस रात बाई निंगबिंग घर नहीं लौटी। मैं इस्तेमाल हो चुके आधे डिब्बे वाले छोटे रेनकोट और 10 साल की बचत लेकर शादी वाले घर से निकल गया। छोटे रेनकोट उन्हें भेज दिए और बचत से अपने देश लौटने की टिकट खरीद ली। बाई निंगबिंग ने कभी ऐसा जिद्दी आदमी नहीं देखा था। शू जिकियांग मेहनत मजदूरी करके विदेश के इस रईस स्कूल में पढ़ा था। वह अमीरों के सामने कभी सिर नहीं झुकाता था। बाई निंगबिंग के लिए उसकी मार्क क्षमता बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा था कि उसके पीछे जाकर उसका दिल बदलवा दूं, लेकिन बाई निंगबिंग ने बहुत से अमीरजादे देखे थे। शू जिकियांग जैसा जिद्दी गरीब छात्र उसके लिए बिल्कुल नया था। मैं भी गरीब था, लेकिन मुझे पैसों से प्यार था, इसलिए वह मुझे पसंद नहीं करता था। राजकुमारी का साथी होने के नाते बड़ी मिस समुद्र पार रहते हुए भी ऑटिज्म की शिकार हो गई थी। मेरी हाई सैलरी वाली नौकरी जाने वाली थी, इसलिए मैं खुद शू जिकियांग से दोस्ती करने गया। इस अमीर स्कूल में हम दोनों ही गरीब थे, इसलिए वह मेरे साथ अमीरों से ज्यादा अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, क्या तुम बाई निंगबिंग से मिलने जा सकते हो, उसने सीधे मेरे चेहरे पर शराब फेंक दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उसकी चापलूसी करने वाले कुत्तों में से हो। असली इंसान धन दौलत से नहीं झुकता, गरीबी से नहीं टूटता। क्या उस अमीर लड़की को खुश किए बिना तुम मर जाओगे? मैंने चेहरे से शराब पोंछी और गुस्सा नहीं हुआ। मेरे अंदर शू जिकियांग जैसी हड्डियों वाला स्वाभिमान नहीं था। मैं शुरू से ही पैसों के लिए उसके करीब गया था। इतने सालों में पैसे कमाने के लिए मैंने कितनी बेइज्जती नहीं सही। एक शराब का गिलास क्या चीज थी। लेकिन शू जिकियांग फिर मुझसे मिलना नहीं चाहता था। इससे मुझे बहुत सिर दर्द हुआ। जो अमीर लड़के प्यार से बाई निंगबिंग को ठीक करना चाहते थे, उन्हें वह पसंद नहीं करती थी, और मैं जैसा पैसों का भूखा था उसे मैं पसंद नहीं था। लेकिन राजकुमारी की माँ ने सिर्फ इतना कहा था, जो उससे बुलवा देगा उसे 10 लाख मिलेंगे। तरीका नहीं बताया था, तो मैंने सबके सामने चौंका देने वाली बात कह दी। बाई निंगबिंग, तुमने मुझे पापा कहा था। झूठ। सभी लोग स्तब्ध रह गए। बाई निंगबिंग भी ठिठक गई, फिर चेहरा लाल करके सिर झुका लिया। लेकिन मैंने वीडियो बना लिया है। राजकुमारी की माँ ने तुरंत फोन किया। शाओ फांग, आंटी ने तुम्हें गलत नहीं समझा। उस समय तुम्हें उसके साथ एम्बो भेजना सही फैसला था। तुम मेहनत करो। अगर निंगबिंग एक शब्द और बोलेगी तो मैं तुम्हें फिर 10 लाख दूंगी। अगर उसका ऑटिज्म ठीक हो गया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। मेरी आंखें चमक उठी। खाते में आए 10 लाख देकर मैंने फोन को पकड़कर चूम लिया, क्योंकि मैं लोगों को चौंकाकर उनसे बुलवा देता था। मेरी प्रसिद्धि अमीरों के दायरे में फैल गई। चाहे डिप्रेशन हो या ऑटिज्म, कई बड़े घरानों ने मुझे इलाज के लिए बुलाना शुरू कर दिया, और मेरी यह तकनीक साफ तौर पर बहुत काम कर रही थी। मेरी बेहुदा बातें सुनते ही वे आत्ममुग्ध अमीर लड़कियां गुस्से और शर्म से लाल होकर बोल पड़ती, मैंने नहीं किया। और मैं सबके हैरान चेहरों, माता पिता की शर्म और लड़कियों की झुकी निगाहों के बीच उनकी फीस ले लेता। हालांकि कोई भी उतना नहीं देता था जितना राजकुमारी की माँ देती थी। लेकिन जिस दिन मैंने बाई निंगबिंग को सबके सामने शर्मिंदा किया, उसके बाद उसने फिर कभी बात नहीं की। मैं वीडियो लेकर उसके पीछे घूमता और उसे छेड़ता रहता, लेकिन वह फिर एक शब्द नहीं बोलती। यहाँ तक कि उसकी आंखों के कोने लाल हो जाते, फिर भी वह मुंह नहीं खोलती। मैंने आह भरी, तुम तो सच में नहीं चाहती कि मैं पैसे कमाऊं? अच्छी बात यह थी कि मेरे पास और क्लाइंट्स थे। इतना कहकर मैंने नए ग्राहक का फोन उठा लिया। वह अचानक रुक गई। यह ग्राहक बहुत जल्दी में था और मुझे 20% ज्यादा कमीशन दे रहा था। बड़ी मिस के बोलने के कोई संकेत नहीं थे, तो मैं तुरंत नए ग्राहक की तरफ निकल गया। तभी पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज आई। मैं जल्दी से पलटा। तुमने क्या कहा? वह होंठ काटते हुए लाल आंखों से मुझे देख रही थी, लेकिन चाहे मैंने कितनी भी बार पूछा, उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। मैं कैमरा बंद करने ही वाला था कि उसने अचानक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मत जाओ। मैंने तुरंत वीडियो राजकुमारी की माँ को भेजा। पैसे भेजो। वह मुड़कर चली गई। मैंने मौका देकर फिर बेहुदा बातें शुरू कर दी। बेबी, तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना, एक बार फिर बोलो ना। जैसे तुमने कल रात बिस्तर पर मेरा गला पकड़कर मुझसे कहलवाया था। राहगीरों ने घृणा भरी नजरें डाली। बाई निंगबिंग तेज चलने लगी। बेबी, इतना तेज मत चलो, नहीं तो आज रात मैं तुम्हें अपनी बाहों में रोने नहीं दूंगा। वह लगभग गिर ही गई। बड़ी मिस ने कब ऐसी भीड़ के सामने जलती निगाहों का सामना किया था। मुझे कैमरा उठाकर लगातार बोलते देख उसने गुस्से में एक तरीका सोच लिया। अपने होंठों से मेरा मुंह बंद कर दिया। इस बार मैं सच में हार गया। मैं बोल ही नहीं पाया। यहाँ तक कि उसके हटने के बाद भी मैं गूंगा बना रहा, लेकिन उसने बात की, हालांकि अभी भी थोड़ा हकलाते हुए। तुम बाहर भी उनसे ऐसे ही बात करते हो? मैंने धीरे से कैमरा उठाया। तुम जल रही हो क्या? मत रिकॉर्ड करो। उसने कैमरा नीचे कर दिया। वे तुम्हें कितना पैसा देते हैं? मैंने मुंह खोला। समझ नहीं आया कि यह बिजनेस सीक्रेट बताना चाहिए या नहीं। उसने ब्लैक कार्ड निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। मेरे पास है। बड़ी मिस ने बहुत समय से बात नहीं की थी, इसलिए उसके शब्द पहले जितने साफ नहीं थे, लेकिन राजकुमारी की माँ खुशी से पागल हो गई। उसने सीधे 1 करोड़ ट्रांसफर कर दी। शाओ फेंक, मेहनत जारी रखो। उसे पहले की तरह बहस करने वाली लड़की बना दो। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। मैं खुशी से पागल था, लेकिन बाई निंगबिंग ने जल्दी ही मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। ब्लैक कार्ड देने के बाद उसने फिर कभी बात नहीं की। बस आखिर में मुझे एक बात कही, तुम ये बातें सिर्फ मुझसे कहोगे। ओह, तो बात ये थी, मेरे शादी वाले मजाक को उसने पूरी तरह खरीद लिया। राजकुमारी की माँ का वह 1 करोड़ में आखिरकार नहीं कमा पाया। अच्छी बात यह थी कि बाई निंगबिंग का ब्लैक कार्ड बिना सीमा के चलता था। और राजकुमारी की माँ ने जब उसका मुझे किस करते हुए वीडियो देखा, तो हर महीने मिलने वाले मेरे $5 लाख के खर्चे को बढ़ाकर $10 लाख कर दिया। लंबे समय के हिसाब से देखें तो घाटा नहीं था। ग्रेजुएशन वाले दिन मेरी फिर मुलाकात शू जिकियांग से हुई। वह अपना रिज्यूमे लेकर अलग अलग जॉब फेयर में घूम रहा था।
जो अमीर घरानों के बेटे बेटियां इस रईस स्कूल में पढ़ने भेजे गए थे, ग्रेजुएशन के बाद उनके पारिवारिक बिजनेस उन्हें अपना लेते थे। सिर्फ वही था जिसे हर जगह जाकर अपना चेहरा दिखाना पड़ रहा था ताकि कोई हाई सैलरी वाली नौकरी मिल सके। उसने मेरे हाथों में भरे लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स पर नजर डाली और ठंडी हंसी हंसा। सुना है तुमने उस अमीर लड़की को अपना शरीर दे दिया? मैंने जवाब नहीं दिया और मुड़कर जाने लगा। फांग युआन, उसने मुझे पुकारा। आवाज में दांत पीसने जैसा गुस्सा था। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बड़े घर की लड़की सच में तुम्हें इंसान समझती होगी? अच्छे शब्दों में कहें तो तुम उसका इनसाइड बॉयफ्रेंड हो, बुरे शब्दों में कहें तो तुम राजकुमारी के साथी से प्रमोट होकर उसके रखेल बन गए हो। मैं मोड़ा। मुझे पता है तुम नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी लगवा दूं। पैसा ज्यादा, काम कम, हफ्ते में 3 छुट्टियां और ऊपर से भत्ता। जरूरत नहीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सुधरने लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह खुद को गिराने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी राह खुद ढूंढूंगा। यह कहकर वह मुझे वहीं छोड़ गया। मैंने अपना चेहरा छुआ। मैं कहाँ ऐसी नौकरी ढूंढूंगा जिसमें हर रात मेरे पास खूबसूरत लंबी टांगों वाली अमीर लड़की हो और ऊपर से महीने के 10 लाख डॉलर भी मिले। मैं भी इज्जत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन हर किसी को इज्जत नहीं मिलती। लोग चाहे जितना कहें कि मैं नीच हूँ, ऊंचे घर में शादी करना चाहता हूँ, ये सब उस चिंता से बेहतर था कि अगला खाना कहाँ से आएगा। अगर किसी दिन बाई निंगबिंग मुझसे ऊब भी गई तो इतने पैसे लेकर कम से कम मैं जिंदगी भर भूखा नहीं मरूंगा। एक तरह से सोचो तो मैं भी कमाल का ही था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई निंगबिंग खेलते खेलते शादी तक पहुंच जाएगी। जब उसने सगाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। बाई निंगबिंग अभी भी बहुत कम बोलती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी इमरजेंसी लैंग्वेज ट्रॉमा शायद जिंदगी भर रहेगी। मैंने उससे कुछ शब्द बुलवा लिए, वही बहुत बड़ी बात थी। असल में उसने अपने सारे शब्द हर रात बिस्तर पर अपने अंतहीन चाहतों में बदल दिए थे। उसने 10 साल तक अपने कामों से प्यार जताया था। मैं गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े सोच रहा था शायद मुझे सच में प्यार मिल गया। लेकिन सगाई के बाद एक पार्टी में मेरी फिर मुलाकात शू जी की आंख से हुई। उसके सूट में हल्की घिसावट थी। चारों तरफ महंगे डिजाइनर कपड़ों के बीच वह बिल्कुल अलग लग रहा था। सुना था कि जिस कंपनी में उसे बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी वह भी अब दिवालिया होने वाली थी। 10 साल में उसने कई गर्लफ्रेंड बनाई थी, लेकिन आखिर में सब पैसे की वजह से टूट गई। इस बार बाई परिवार की बिजनेस समिट में आने का मौका उसे बहुत मेहनत और पहचान लगाकर मिला था। उसने मेरी अनामिका में सगाई की अंगूठी देखी और होंठ मोड़ दिए। तुम और बाई निंगबिंग? मैंने सिर हिलाया। उसके साथी ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? जानता हूँ। उसने शराब की बोतल खोली और मुस्कुराया। इसने तो मेरी गर्लफ्रेंड ही छीन ली थी। अचानक पूरी शराब मेरे सिर पर उड़ेल दी गई। ठंडी शराब से मेरा पूरा शरीर कांप गया। उसके साथी घबरा गए। जे क्यांग, ये क्या कर रहे हो? शू जी क्यांग ने ठोड़ी उठाई। मेरी गर्लफ्रेंड ही बाई निंगबिंग थी। क्या? वह मेरी हालत देखकर मजे ले रहा था। फांग युआन, तुम मुर्गी से भी ज्यादा गिरे हुए हो। मैंने चेहरा पोंछा, एक बंद शराब की बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर दे मारी। कांच और रेड वाइन उसके सिर से नीचे गिरे। वह सिर पकड़कर चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने ऊपर से उसे देखा। उस समय जब तुमने मुझ पर शराब फेंकी थी मैंने तुमसे झगड़ा नहीं किया क्योंकि वह हमारा निजी मामला था, लेकिन अब बाई निंगबिंग मेरी मंगेतर है। तुम बाहर मेरी औरत के बारे में अफवाह फैलाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा चेहरा नहीं दिखा सकता। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शायद उस दिन मेरे चुप रहने से उसे बहुत आत्मविश्वास मिल गया था। ग्रेजुएशन तक वह मेरे सामने अकड़ कर चलता था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुंचकर तुम जो चाहे कर सकते हो? शू जी क्यांग ने दांत नीचे। अगर मैं उस समय नहीं हारता तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलता। एक रखेल 10 साल खेली गई चीज होकर खुद को अमीर घर का मालिक समझने लगा। उसके चेहरे पर भरपूर ताना था। मेहमान रुक रुक कर देखने लगे। बाई निंगबिंग का इनसाइड बॉयफ्रेंड हमेशा लोगों की दिलचस्पी का केंद्र रहा था, लेकिन बाई निंगबिंग ने कभी मेरी पहचान उजागर नहीं की थी। कुछ लोग सोचते थे कि मैं विदेश के किसी रहस्यमयी अमीर घराने का बेटा हूँ। कुछ कहते थे कि मैं किसी बड़े परिवार का खोया हुआ वारिस हूँ, लेकिन शू जी क्यांग के रखेल शब्द ने सबकी कल्पना तोड़ दी। तभी बाई निंगबिंग आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारी उंगलियों में एक जैसी ही हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं। बस उसी एक हरकत से सब समझ गए कि बाई निंगबिंग किसके साथ खड़ी है। शू जी क्यांग का चेहरा सफेद पड़ गया। और तभी जब लोग मेरी असली पहचान जानने ही वाले थे, बहुत दिनों बाद बाई निंगबिंग ने खुद बोलना शुरू किया। वह मेरा मंगेतर है। थोड़ी रुकावट थी, लेकिन आवाज पूरी दृढ़ थी। सबने तुरंत शू जी क्यांग को तिरस्कार भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। मैं इसे जानता हूँ, एक छोटी कंपनी का सुपरवाइजर है। कई गर्लफ्रेंड्स बदली, लेकिन कोई रिश्ता नहीं चला। मुझे तो लगता है यही खुद बाई मैडम का रखेल बनना चाहता था। जिसने 10 साल तक बाई मैडम के मंगेतर को रखा हुआ आदमी समझा, उसे सच में अपनी औकात नहीं पता। शू जी क्यांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। बाई निंगबिंग मुझे घर ले गई। उसे इनाम देने के लिए मैंने खुद खाना बनाकर पूरी टेबल भर दी, लेकिन उसने एक और भी नहीं खाया। वह लगातार फोन देख रही थी। जब मैंने उसे खाने के लिए कहा, उसने कंपनी के जरूरी दस्तावेज मुझे दिखाए और फिर चली गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका कंप्यूटर अभी भी खुला था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उसने अभी अभी शू जी क्यांग की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। बाई निंगबिंग पूरे दिन घर नहीं लौटी। मैं आमतौर पर कभी उसे कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन आज हमारी सगाई की सालगिरह थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया। कोई जवाब नहीं आया। घड़ी में 12 बजने वाले थे कि मुझे दोस्त का भेजा हुआ वीडियो मिला। वीडियो में शू जी क्यांग साफ तौर पर नशे में था। लाल आंखों के साथ वह उफनती नदी में कूदने जा रहा था। बाई निंगबिंग उसे कसकर पकड़े हुई थी। तूफानी बारिश में उसका मुंह लगातार चल रहा था। 10 साल में पहली बार मैंने उसे इतनी धारा प्रवाह बोलते सुना। मैंने आवाज पूरी तेज कर दी। पानी की तेज आवाजों के बीच मैंने उसे कहते सुना, क्या मतलब मैंने तुम्हें छोड़ दिया? उस समय तुमने ही तो खुद मुझे छोड़ा था। जी क्यांग प्लीज मत कूदो। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, तुम्हें संसाधन चाहिए तो मैं दूंगी। तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। न कोई रुकावट, न कोई हकलाहट। वापस वह फिर पहले जैसी हो गई थी। इतनी की बहस प्रतियोगिता के स्तर तक बोल सकती थी। राजकुमारी की माँ ने मुझे फोन किया। शाओ फांग, अमेरिका वाले बिजनेस की व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। तुम वापस देश आकर काम शुरू कर दो। मैंने मना नहीं किया। राजकुमारी की माँ का मतलब साफ था। उसने अपनी बेटी की मुझसे सगाई सिर्फ इसलिए होने दी थी क्योंकि मेरी वजह से वह बोलने लगी थी। अब जबकि उसे पूरी तरह ठीक कर देने वाला आदमी मिल गया था, मेरी जरूरत खत्म हो चुकी थी। देश में मिलने वाली वह हाई सैलरी वाली नौकरी मेरे
लिए मुआवजा थी। दोस्त ने मुझे एक होटल की लोकेशन भेजी, मतलब साफ था मुझे तुरंत जाकर उन दोनों को रोकना चाहिए। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बची हुई आधी डिब्बी वाले सुरक्षा कवर उठा लिए और होटल का दरवाजा खटखटाया। बाई निंगबिंग अभी कपड़े भी नहीं बदल पाई थी। बारिश से भीगी शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी खूबसूरत काया साफ झलक रही थी। बुखार जैसी गर्म बारिश की बूंदें अभी भी नीचे गिर रही थीं। लेकिन सोफे पर बैठा शू जी कियांग पहले ही सूखी रेशमी नाइट ड्रेस पहन चुका था। उसके बाल आधे सूख चुके थे और बाल पोंछने वाला तौलिया अभी भी बाई निंगबिंग के हाथ में था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाई निंगबिंग ने बहुत सहजता से पूछा। मैंने आधी डिब्बी आगे बढ़ाई। इस होटल में ये नहीं मिलता। मैं रास्ते से गुजर रहा था। शू जी कियांग ने सिर घुमाकर देखा। चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह पैसे देकर अपना शरीर बेच दूंगा? बाई निंगबिंग ने वह आधी डिब्बी हाथ में पकड़ी। तुम्हें ये सब करके मजा आता है क्या? मैंने सिर खुजलाया। जलन की भी एक सीमा होती है। मैं उसे यहाँ बस मजबूरी में लाई हूँ। तुम खुद गंदा सोचते हो, इसलिए हर चीज तुम्हें गंदी लगी है। अगले ही पल मैं और वह आधी डिब्बी दोनों कमरे से बाहर फेंक दिए गए। उसने दरवाजा मेरे सामने बंद कर दिया। तेज हवा मेरे चेहरे से टकराई। जिस लड़की को ठीक करने में मैंने 10 साल लगा दिए, वह अब बिना रुकावट इतनी आसानी से बोल रही थी। सच में अच्छा लगा। आखिर गांठ वहीं खोल सकता है जिसने बांधी हो। राजकुमारी की माँ के मुझे वापस देश बुलाने वाले मैसेज लगातार आते रहे। मैं अपने 10 साल की कमाई लेकर चला गया। बस वह सगाई की अंगूठी छोड़ दी जो अकेली बाई निंगबिंग के दिए ब्लैक कार्ड पर रखी थी। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेकर गया, गर्लफ्रेंड के दिए तोहफे नहीं। इन 10 सालों में मैंने बाई निंगबिंग के साथ रहते हुए बहुत पैसा कमाया था। देश लौटने के बाद मैंने अपना बड़ा विला खरीदा और 2 कुत्ते पाले। अच्छी बात यह रही कि अमीर लड़की के साथ ऐश करते हुए भी मैंने चोरी छिपे बहुत कुछ सीख लिया था। बाई निंगबिंग से सीखी बिजनेस मैनेजमेंट की बातें देश लौटने के बाद मेरे काम आई और नौकरी में भी मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सुना था कि बाई निंगबिंग की शादी टल गई है। कारण क्या था किसी को नहीं पता। मैं इतना आत्ममुग्ध नहीं था कि सोचूं वह मेरे कारण था, क्योंकि दिल से मैं जानता था शू जी कियांग की बातें पूरी तरह गलत नहीं थी। मैं शुरू से ही राजकुमारी का साथी बनकर उसके पास रखा गया था। यहाँ तक कि हमारा रिश्ता भी एक ब्लैक कार्ड की वजह से शुरू हुआ था। तो क्या मैं सच में बाई निंगबिंग का बॉयफ्रेंड था? कहना मुश्किल था। हाँ, बिस्तर पर हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ी मिस की जिंदगी में मेरे जैसे किसी की कमी नहीं थी और मेरे लिए भी आगे बढ़ जाना बेहतर था। मैंने फिर अपना पुराना हुनर शुरू कर दिया, बातों से लोगों को हंसाना। पहले जिन मजाकों से मैं ऑटिज्म वाली अमीर लड़की को छेड़ता था, वही अब नई कंपनी में भी काम आने लगे। कभी कभी मेरी बातें इतनी मजेदार हो जाती कि महिला सहकर्मी भी रुकर सुनने लगती। पूरा डिपार्टमेंट उदास लोगों से खुशमिजाज लोगों में बदल गया था। लेकिन हाल ही में मैंने एक अजीब बात नोटिस की। जिस भी महिला सहकर्मी से मैं मजाक करता, अगले ही दिन उसका ट्रांसफर हो जाता। मैंने अपनी महिला बॉस की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं हो सकता है ना? बाद में मुझे समझ आया। ऑफिस आने जाने के रास्ते पर मैं हमेशा एक परिचित शख्स को देखने लगा। वह कार में बैठकर मेरी दिशा में देखती रहती। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता, वह नजरें फेर लेती। बाई निंगबिंग मुझे देखने आती थी। देश लौटने के बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने मुझसे संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं अपनाया। वह सीधे मेरी कंपनी पहुंच गई। लेकिन बड़ी मिस को हमेशा वही चीजें पसंद आती थी जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जैसे स्टूडेंट लाइफ में वह जिद्दी गरीब लड़का जिसने उसे ठुकरा दिया था, उसे वह 10 साल तक नहीं भूल पाई। अब मैं, जो 10 साल तक उसका लगभग निजी साथी था, अचानक उसे छोड़ चुका था, तो वह भी बेचैन हो गई थी। बड़ी मिस का स्वभाव ही ऐसा था। मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जिद्दी निकली। एक दिन मैंने ऑफिस में यूं ही कह दिया कि मुझे किसी ब्रांड की नई ड्रिंक पीने का मन है। अगले ही दिन मेरी महिला बॉस ने पूरी कंपनी को वही ड्रिंक पिला दी। मैंने कहा कि मुझे एक ब्लॉगर से जलन हो रही है जिसने लिमिटेड एडिशन खिलौना जीत लिया। उसी दोपहर एक सहकर्मी जिसे वह खिलौना पसंद भी नहीं था, अचानक वही जीत गया और नाक सिकोड़ते हुए मुझे दे दिया। यहाँ तक कि जिस सिंगर के कॉन्सर्ट का टिकट मैं रात भर जागने के बाद भी नहीं खरीद पाया था, अगले दिन एक सहकर्मी ने अचानक काम आ जाने के कारण वह टिकट मुझे मुफ्त में दे दिया। मैंने अकेले में अपनी महिला बॉस से पूछा, क्या आपको सच में अचानक पूरी कंपनी को ड्रिंक पिलाने का मन हुआ था? वह बस मुस्कुराती रही। तभी मुझे जवाब मिल गया। बाई निंगबिंग का जमीर अभी पूरी तरह मरा नहीं था। इसके बाद मैंने ऑफिस में कम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी महिला बॉस जा रही थी। मैं उसकी जगह पाने की कोशिश करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बाई निंगबिंग सिर्फ एक शब्द कहकर मुझे फिर ऊपर पहुंचा दे। मैंने 3 दिन जाकर प्रमोशन रिपोर्ट तैयार की, लेकिन तभी ऊपर से खबर आई, विदेशी शाखा से एक नया अधिकारी हमारे विभाग में लीडर बनकर आ रहा है। वह शख्स था शू जी कियांग। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भोला था। बड़ी मिस का किसी इंसान के लिए असली प्यार और छोटी मोटी मेहरबानी अलग चीजें थी। मैं सिर्फ छोटी मोटी मेहरबानी था। असली इंसान शू जी कियांग था। वह मेरे लिए ड्रिंक, खिलौने और कॉन्सर्ट टिकट भिजवा सकती थी, लेकिन किसी को लीडर बनाना जैसी बड़ी चीज वो मुझे नहीं देने वाली थी। आखिर मैं क्या था? राजकुमारी का साथी, उसका रखा हुआ आदमी। क्या वह सच में मुझे ऊंचा ओहदा देती? मैंने अपनी प्रमोशन रिपोर्ट फाड़ दी और इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं शू जी कियांग के नीचे काम नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं शादी करने वाला था। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन बाई निंगबिंग घबरा गई। तुम शादी करने जा रहे हो? उसने रास्ता रोक लिया। मैंने सिर हिलाया। पहले जिन ऑटिज्म वाली लड़कियों का इलाज किया था, उनमें से एक है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। वह वहीं बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। आखिरकार उसने दांत भींचे। मैं उसके सवाल में अटक गया। बड़ी मिस की बेचैनी शायद पछतावे से नहीं, बल्कि हार न मान पाने से थी। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका साथी उसे छोड़कर किसी दूसरी ऑटिज्म वाली लड़की को चुन ले। मैंने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए कि उसका परिवार बहुत अमीर है। उसने भौहें सिकोड़ ली। मैं हंस पड़ा। मैं कैसा इंसान हूँ? बड़ी मिस से बेहतर कौन जानता है। दोस्तों, आपको पहली वाली आवाज अच्छी लगती है या ये नई वाली आवाज? कमेंट में जरूर बताओ।